गुड इवनिंग मित्रों, स्वागत है एक बार आपके अपने चैनल पे। देखिए दोस्तों, काफ़ी ऊपर नीचे हो चुका है कनिष्क एग्ज़ाम से बच्चों का माइंडसेट, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको अपना माइंडसेट एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड 9 अप्रैल के लिए लगा देना है दोस्तों। तो ये फॉरेस्ट गार्ड का पेपर मैं लेकर के आया हूँ 2020। पुराना फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है ये। अब आपको कि सर पुराना फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हल ही क्यों करना है, बिल्कुल ज़रूर कहीं ना कहीं दो चार प्रश्न यहाँ से भी जरूर फंसते हैं। और देखेंगे यहीं से आप लोगों के कनिष्क में भी दो चार प्रश्न बनाए गए थे, तो इसलिए ज़रूर कहता हूँ, मैं आप लोगों को बोलता भी हूँ पुराने प्रश्न जरूर करिएगा। ठीक है, हमेशा की तरह। पहला प्रश्न है जो पूछा गया था, स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो अभिव्यक्त करने की यहाँ पर जो प्रक्रिया को कहते हैं या उसको कहते हैं आपका अनुवाद। ठीक है, अगला प्रश्न है, मनोहर श्याम जोशी की एक कहानी है जिसका नाम है सिल्वर वेडिंग। तो इसमें जो मुख्य पात्र है ये है आपके यशोधर बापू। अगला प्रश्न है तीसरा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिसका उपनाम क्या भी है निराला, निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया है। मतलब पूछ रहा है कि कौन सा पत्रिका सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा क्या किया गया था, प्रकाशित। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का, तो ये है मतवाला। ठीक है, अगला प्रश्न है, पासपोर्ट को हिंदी में कहते हैं। तो जो आप पासपोर्ट सुना भी होगा, आप देखा भी होगा आप लोगों में से कई लोगों ने, तो उसको बोलते हैं पारपत्र। अगला प्रश्न है, घोड़ा का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हई। और घोड़ा का अन्य पर्यायवाची है यहाँ पर खासकर आपको याद अवश्य रखना है, अश्व, ठीक है, घोटक होता है, ठीक है, तुरंग होता है, और वाजी होता है, और इसके बाद भी सैंधव होता है। तो आपको पर्यायवाची जरूर याद रखने फॉरेस्ट गार्ड के लिए। दो प्रश्न फिर से पर्यायवाची से पूछे जाएंगे आप लोगों के लिए, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर छठा प्रश्न, बघेली किस उपभाषा की बोली है। तो जो बघेली है ये पूर्वी हिंदी भाषा की उपबोली है। और जो भाषा है, भाषा आपको याद रखने उपभाषा 5, बोलियाँ आपको याद रखनी है 18। ठीक है, इसे अभी तक सवाल नहीं बना है, आने वाले फॉरेस्ट में बन सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्रिया के सही भेद आपको बताना है। ठीक है, जो क्रिया होता है यहाँ पर आपको सकर्मक और अकर्मक सही हो जाएगा। और सकर्मक आप लोगों से पूछा जा सकता है। सकर्मक कोई अगर वो दिया होगा आप लोगों से, सेंटेंस से दिया होगा, तो आप लोगों से पूछाएगा यह क्रिया सकर्मक है या फिर अकर्मक है। तो क्या और किसको या फिर क्या और किस लिए उत्तर मिलेगा, तो आप सकर्मक कहेंगे, अगर उत्तर ना मिले तो अकर्मक कहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर आठवां, अशुद्ध वाक्य छांटना है। तो यहाँ पर ये वाला हो जाएगा पहला, वहाँ बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चढ़ते हुए दिखाई दिए। ये आपका फुल स्टॉप नहीं लगा, ये आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दंत्योष्ठ ध्वनियाँ आपको जानना है। तो जो दंत्योष्ठ ध्वनियाँ होती है, तो देखिए अगर आपने परसों इस प्रश्न पहले ही किया होगा, यूके ट्रिपल एससी को सॉल्व किया होता, तो आप लोग इस प्रश्न को आसानी से कर लेते। वो और फिर आपका सही आंसर है मित्रों यहाँ पे। अगला प्रश्न है 10वां, किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य अथवा आदेश, निर्देश दिया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, कह रहे हैं। तो उसको दोस्तों आपका टिप्पण कहते हैं। ठीक है, विज्ञप्ति आप लोग अच्छे जानते हो, प्रतिवेदन लगाना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर 11वां, ठीक है, कुश धन आसन में संधि है। तो कुश धन आसन में संधि है, तो यहाँ पर जो संधि है ये है आप लोगों का दीर्घ संधि है मित्रों। ठीक है, दीर्घ संधि में आप लोगों को पता ही होगा, अ या आ जो भी होता है तो आ ही बनता है। ठीक है, आपको आना चाहिए अच्छे से ये। और संधि आप लोगों को अच्छे से भी पता होना चाहिए, 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आने वाले एग्जाम पे आप लोगों को यहाँ से अवश्य सवाल मिलेगा, और हमेशा की तरह बनता ही है संधि से सवाल। अगला प्रश्न है 12वां, जो शब्द लिंग, वचन तथा काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो कह रहा है लिंग, वचन और काल के आधार पर नहीं बदलता है, उसे कहते हैं मित्रों, यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा अविकारी शब्द। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आजकल, दिन रात ऐसे प्रश्न आप लोगों के अविकारी शब्द के अंतर्गत, विकारी इनसे परिवर्तन होगा तो आपका विकारी शब्द हो जाएगा। यौगरूट शब्द आपको ध्यान देना है, यौगरूट शब्द यौगिक से बनते हैं, और यौगरूट मतलब जिसका कोई विशेष अर्थ हो। सारे बहुव्रीहि समास यौगरूट के उदाहरण होते हैं। रूट शब्द वो कहलाते हैं जिसका कोई खंडन नहीं हो सकता है, या जिसका कोई खंड नहीं होता है। ये दिन रात ऐसे प्रश्न, ऐसे शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, संबंधवाचक संज्ञा विशेषण का उदाहरण है। तो संबंधवाचक आपको याद रखना है,
जैसे किसी के साथ संबंध होता है तो उसको होते हैं संबंधवाचक। तो मोसेरा भाई यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न है 14वां, ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है? तो पूछ रहा है ईमेल, ठीक है। तो आपको सबसे पहले आपको याद रखना है ईमेल आधुनिक दृश्य माध्यम के अंतर्गत आता है, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। और ईमेल अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि कब आया अस्तित्व में, तो 1971 में, ठीक है। और मैंने इससे पहले ही बताया था, और रे टॉमिल्सन इसके जनक कहलाते हैं, ठीक है। रे टॉमिल्सन, इसे आप जरूर याद रखेंगे, टॉमिल्सन, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक का नाम एवं पदनाम कहाँ पर होता है? तो जो अर्ध सरकारी पत्र होता है वहाँ पर प्रारूप में प्रेषक का नाम कहाँ पर होता है? तो बाईं ओर शीर्षक में होता है। अगर आप अर्ध सरकारी पत्र कभी देखे हो तो ऊपर बाएं कोने में आप लोगों को मिलेगा। अगला प्रश्न है 16वां, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द देखिए। यहाँ पर शुद्ध शब्द आपको पता करना है। तो देखिए यहाँ पर शुद्ध शब्द हो जाएगा आपका ये वाला, उ आधा ज, फिर आधा ज, फिर व, फिर ल होता है, ठीक है। अगला है 17वां, पूर्ववर्ती का विपरार्थक शब्द है। तो पूर्ववर्ती का जो विपरार्थक शब्द होगा यहाँ पर मित्रों, ये होगा आप लोगों का परवर्ती होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 18वां, नीलिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, ठीक है। आप लोगों को एक सलाह दूंगा कि लुसेंट से आप लोग अच्छे से प्रत्यय को अच्छे से ध्यान दीजिए करके पढ़िएगा। तो नीलिमा शब्द में आपका जो प्रत्यय है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईमा, नीलिमा, ईमा, ठीक है। आपको ये सही हो जाएगा आपका मतलब। 19वां प्रश्न है, अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा है। तो जो अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा है, तो ये है मित्रों आप लोगों का हिंदी, ठीक है। वहाँ की शासन और शिक्षा में हिंदी चलती है। आप लोगों से थोड़ा बहुत एडिशनल जानकारी देना चाहूँगा मैं आप लोगों को। तो अंडमान और निकोबार ये दो द्वीप है, अंडमान उत्तरी और निकोबार दक्षिणी, आप लोगों को ये भी आना चाहिए। और अंडमान निकोबार की जो राजधानी है ये पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। और जो अंडमान निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है, तो सैडल पीक कई बार पूछा जा चुका है, सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है, इसे आप याद रखेंगे। और जो हिंद महासागर में स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस महासागर में है स्थित है? तो हिंद महासागर में। अगला प्रश्न है 20वां, छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया, यह वाक्य क्या है? तो छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया। तो इसमें आप लोगों को कैसा एहसास हो रहा है? तो ये एहसास हो रहा है संयुक्त क्रिया का, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 21वां प्रश्न, राज्यसभा के सभापति का चुनाव किस निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है? तो जो राज्यसभा का चुनाव किया जाता है ये संसद के समस्त सदस्यों के द्वारा किया जाता है, चाहे निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों द्वारा, इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे 22वां, सिमलीपाल जीवमंडल निश्चय स्थित है। तो सिमलीपाल पूछ रहा है जो बायोस्फीयर कह सकते हो यहाँ जीवमंडल का जो क्षेत्र है ये किस राज्य के अंतर्गत है? तो ये ओडिशा राज्य में है। अगला प्रश्न है 23वां, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो उस टाइम पर था लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है। अब आप देखिए, आप लोगों को थोड़ा सा मैं बताता हूँ। अंग्रेज और मराठा मतलब आंग्ल मराठा युद्ध हुए तीन, ठीक है। पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था ये हुआ था सन 1775 से सन 1782 के आसपास, ठीक है। और ये पुरंदर की संधि से समाप्त हुआ था, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। और यहाँ पर जो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था ये 1803 से हुआ था 1806 के मध्य तक चला था। और ये हुआ था राजपुरा घाट संधि से समाप्त हुआ था, 1806 में ही संधि हुई थी। तीसरी जो लड़ाई हुई थी ये हुई थी, आप लोगों को याद रखना है, आंग्ल मराठा तृतीय युद्ध 1817 से 1818 के मध्य, ठीक है, एक ही साल चला था। और ये पूना संधि से समाप्त हुआ था, ठीक है। और पूना संधि सन 1818 में हुआ था, इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, ये रीजनिंग का प्रश्न है, इसे हम अभी स्किप करेंगे और हम ज्ञात करेंगे। अगला प्रश्न, भारत के 26वें एयर मार्शल के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे 27वें एयर मार्शल, ठीक है। और जो 27वें एयर मार्शल है तो विवेक राम चौधरी जी है। कौन है? विवेक राम चौधरी 27वें। अगला प्रश्न है यहाँ पे 27वां, भारत में गरीबी का सर्वप्रथम अनुमान किया गया तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था
बगीचा सिंह मिन्हास द्वारा लगाया गया था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किसका नाम नहीं है, दादा भाई नौरोजी का नहीं है। अगला प्रश्न है 28वां, राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य है। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए, भाग 4 में है, आर्टिकल 36 से 51 तक है, ठीक है, जो राज्य के कल्याणकारी अवधारणा के लिए ही स्थापित या फिर इनको शामिल किया गया था, ठीक है। तो जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ही राज्य के नीति निदेशक तत्वों का मूल उद्देश्य है, ठीक है। अगला प्रश्न 29वां, राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय पंचायत आप लोगों को पता होना चाहिए, पंचायत राज सबसे पहले राजस्थान, ठीक है, और जो पंचायत राज आया था ये 73 अमेंडमेंट एक्ट से आया था और 1993 में, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 30वां, निम्न में से वायु की गति किस यंत्र से मापी जाती है। वायु की गति कह रहा है तो एनीमोमीटर, जबकि यहाँ से आप लोगों को पूछा जाएगा कि थर्मामीटर, ठीक है, किसके लिए, तो जो मनुष्य में जो तापमान होता है, जहाँ आप कभी हॉस्पिटल जाते होंगे तो वहाँ पर थर्मामीटर से आप लोगों का शरीर का तापमान मापा जाता है, ठीक है। वही हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता और बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर 31वां, 1932 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर पर किस क्रांतिकारी महिला ने गोली चलाई थी। तो बीना दास ने गोली चलाई थी, इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर 33वां प्रश्न है, व्यास सम्मान 2022, क्योंकि अभी 2023 का नहीं दिया गया, नासिरा शर्मा को प्रदान, सॉरी, व्यास सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया था, इसे आप याद रखेंगे ऐसे करके, ठीक है। तो व्यास सम्मान जो 2022 का दिया गया था, ये डॉक्टर शरद पगारे को दिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 34वां, निम्नलिखित में से वास्तविक निवेश है, ठीक है, शेयर खरीदना नहीं, पुरानी फैक्ट्री खरीदना, बैंक में जमा खाता नहीं, भवनों का निर्माण करना आपका वास्तविक निवेश कहलाता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 में, जहां पर सबसे वृद्ध व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा जी को क्या बनाया गया था, आपका अध्यक्ष बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 36वां, अपने रूप व आकार के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक वनाग्नि का प्रकार नहीं है। तो सरफेस फायर है, ग्राउंड फायर है और फायर स्टॉर्म है, तो ट्री फायर नहीं है, इसे आप याद रखेंगे। 50 क्वेश्चन को हम इसमें करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। तो शाह आलम द्वितीय के द्वारा दोस्तों 3 अगस्त, ठीक है, 3 अगस्त सन 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को खास करके बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, 3 बार विश्व चैंपियनशिप रही साइकिल चालक कैली कैटलिन का हाल ही में निधन हुआ, वह निवासी थी। तो जो कैली कैटलिन थी वो यूएसए की रहने वाली थी। अगला प्रश्न है 40वां, शिक्षा प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य पर किया गया व्यय क्या कहलाता है। ये तो डेफिनेटली आप लोग को आना चाहिए, मानव कैपिटल कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा लंबा प्रश्न है, निम्नलिखित 41वां, निम्न में से संयुक्त राष्ट्र संघ के हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है कहता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो द हेग में है, इसे तो सबसे पहले ये क्वेश्चन तो यहीं पर बन गया। तो द हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर जो सही कथन है, तो यहाँ पर मैं सीधे सीधे बता देता हूँ, ये आपका सही कथन है डी, 15 न्यायाधीश 9 वर्षों के लिए केवल संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा तथा सुरक्षा परिषद द्वारा चुनी जाते हैं, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। 9 वर्षों के लिए जो न्यायाधीश नियुक्त होते हैं वहाँ। अगला प्रश्न है 42वां, यूरोपियन या यूरोपीय संघ जिसे आप ईयू नाम से जानते हैं का मुख्यालय कहाँ है। तो ब्रुसेल्स में है, ठीक है। और यूरोपियन संघ में अभी वर्तमान में 27 सदस्य है, इसे आप याद रखेंगे। पहले 28 हुआ करता था यूनाइटेड किंगडम, अब यहाँ से एग्जिट हो चुका है। अगला प्रश्न है, यंग इंडिया के संपादक थे। तो यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी, और इन्होंने शायद ये लेख 1931 में लिखा था, इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर रीजनिंग का है, इसे भी हम स्किप करेंगे और हम सीधे कूद मारते हैं 48वां प्रश्न। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित भाभा कवच क्या है। तो
ये एक भारतीय सैन्य बलों हेतु बनाया गया अगली पीढ़ी के हल्के वजन के बुलेट प्रूफ जैकेट है। ठीक है, तो भाभा कवच एक क्या है, बुलेट प्रूफ जैकेट है जो सेनाओं के लिए बनाया गया है। तो आप लोग को ये भी आना चाहिए कि जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का जो विभाग है, ये मुख्यालय कहाँ है, ये मुंबई महाराष्ट्र में है। और जो भाभा परमाणु विभाग की स्थापना या फिर भारत में परमाणु विभाग की स्थापना कह सकते हो 1954 में भाभा जी के नेतृत्व में, याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर 49वां, भारत में हाल ही के वर्षों वर्षों किस आयातित मद पर सर्वाधिक विदेश विनिमय व्यय किया गया है। तो पेट्रोलियम तेल और लैब्रोटेकेंट्स लुब्रिकेंट्स, तो हमेशा पेट्रोल और तेल पर तो हमेशा खर्चा ज़्यादा ही कहला होता है। अगला प्रश्न है, लास्ट आज का प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन निम्न में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है। तो ये है जनरल एग्रीमेंट एंड ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, मतलब आपको याद रखना है कि WTA, ठीक, ये गेट का ही विस्तृत रूप है जो 1948 में बना था। लेकिन यहाँ पर विश्व व्यापार अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि विश्व व्यापार कब अस्तित्व में आया, तो आप लोगों को याद रखना है 1 जनवरी 1995 में। ठीक है, और अभी वर्तमान में WTO में 164 देश है और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। ठीक है, जनेवा। और जो वर्तमान में इसके अध्यक्ष है वो एन गोजी एंगोजी और ओकोंजी इवेला है। ठीक है, ठीक है, याद रखेंगे ओकोंजी इवेला है, शॉर्ट में ऐसे याद रखेंगे आप दोस्तों। ठीक, करंट अफेयर में बता रखा है मैंने वैसे भी। तो दोस्तों कल मिलेंगे एक इसी से आगे, जो 51वां प्रश्न है यहाँ से हम आगे करेंगे, 51वें से 100 तक करेंगे। एक बार आप पुराने पेपरों को जरूर देख करके जाइए दोस्तों हमेशा। ठीक, नई नई प्रैक्टिस हल करते रहिए, कहीं ना कहीं क्वेश्चन वहीं से बन रहे हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, मन लगाइएगा। धन्यवाद।